हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेमेस्टर 1 की एग्ज़ाम अभी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है और ये एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड होने वाली है फ्रेंड्स आपकी। सो इसे ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए स्टैटिस्टिक्स के पेपर के लिए एमसीक्यू कुछ शेयर करूँगी जो कि एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है एमसीक्यू के लिए। ओके, मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैंने कौन से चैप्टर कवर किए हैं। तो ये आपका सिलेबस है कैलकुलस, एनालिसिस ऑफ कैटेगरिकल डेटा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये चारों ही चैप्टर आपके सिलेबस में है और ये चारों ही चैप्टर के मैंने एमसीक्यू इस वीडियो में कवर किए हैं। तो इसे एंड तक देखते रहिएगा, एक भी एमसीक्यू मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सारे ही एमसीक्यू एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे से छोटा पॉइंट भी मैंने कवर किया है इसमें, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको एग्ज़ाम में इसकी मदद से बहुत हेल्प मिले। आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले हम चैप्टर वाइज जाएंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कैलकुलस है, लिमिट और डिफरेंशिएशन टॉपिक है उसके अंदर। तो हम चैप्टर वाइज इसमें जाएंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन और लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है x⁻⁶ अपॉन x⁸ अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये दोनों डिवीजन फॉर्म में है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए हुए हैं। तो आप चाहो तो डिफरेंशिएशन का जो डिवाइड रूल है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन ये क्योंकि एमसीक्यू है आपको पूरी मेथड शो नहीं करनी है, तो हम कुछ शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ लिखती हूँ x⁻⁶ अपॉन x⁸। ओके, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों का बेस सेम है x और x, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो x⁻⁶ -8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा x⁻²। अब x⁻² का डिफ्रेंसिएशन आप बहुत इजीली कर सकते हो। यहाँ पे जो फर्स्ट रूल होता है डिफ्रेंसिएशन का वो यूज़ कर सकते हो x⁻n। इसका अगर हमें डिफ्रेंसिएशन करना है तो हम क्या लिखते हैं n x⁻n-1, ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पे n क्या हो गया -2 हो जाएगा हमारा n। सो इसे हम ऐसे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन करके -2 x⁻² -1। ओके, सो -2 x⁻² -2 -1 हो जाएगा -3 और -2। अब x⁻³ है तो इसे डिवाइड में x⁻³ इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है b -2 अपॉन x³। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ सेकेंड, लेट f(x) इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन x, देन f'-1 इज वॉट। यहाँ पे f(x) देती है आपको और आपको f'(x) फाइंड करना है। f'(x) यानी कि डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना है, और डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आपको x की जगह पे -1 रख के देखना है कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। पहले f(x) दिया हुआ है हमें 1 - 1 अपॉन x, राइट। तो f'(x) ये क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट है पहला टर्म, 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ओके, नाउ -1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, 1 अपॉन एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो x⁻⁻1। अब x⁻⁻1 इसका डिफ्रेंसिएशन हम कैसे करेंगे, सो -1 x⁻⁻1 -1, वापस से वो फर्स्ट रूल ही अप्लाई किया है। x⁻n का डिफ्रेंसिएशन होता है n x⁻n-1। सो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 1 इंटू एक्स रहेगा x x⁻², -1 -1 -2 हो जाएगा। सो -2 को आप ऐसे लिख सकते हो, सॉरी x⁻² को आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन x²। ओके, वापस से इसको हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया। अब हमें x की जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है। ये हमारे आ गई f'(x) की वैल्यू। ओके, तो अब f' में हम x की जगह पे -1 अगर रखेंगे, सो -1 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसका आंसर आएगा 1। तो करेक्ट ऑप्शन है C 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट लिमिट वेयर x टेंड्स टू 1 x² - 1 अपॉन x² + 3x - 4। अब ये लिमिट का क्वेश्चन है, इसे हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये जितना
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला पूरा जितना सॉल्व हो सकता है पहले आप उसको सॉल्व कीजिए, और उसके बाद हम x में 1 की वैल्यू पुट करेंगे। हम डायरेक्ट अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख देंगे ना तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ऐसे 0 आंसर नहीं आ सकता। ओके, दोनों ऊपर नीचे दोनों 0 हो जाएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ पे मैं यहाँ लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तो इसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो x को हम a मानेंगे, 1 को हम b मानेंगे। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। सो यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 एक्स माइनस 1। ओके, और डिनोमिनेटर को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका हम फैक्टर निकालते हैं। सो एक्स स्क्वायर 3x के हम फैक्टर निकालेंगे 4x माइनस एक्स, 4x माइनस एक्स वापस 3x ही होगा। ओके, माइनस 4, ये वाला वापस नीचे उतारा। सो ऊपर जैसा था वापस वैसे ही लिख देंगे, और नीचे अब सिर्फ ये वाले टर्म को सॉल्व करो, तो इसमें से x कॉमन निकल रहा है और x प्लस 4 रिमेनिंग रह रहा है। अब इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे, x प्लस 4 रखेंगे, तो ऊपर वापस एज इट इज़ x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन यहाँ पे x माइनस 1 को साथ में ले लेंगे और x प्लस 4 कॉमन आ गया। ओके, सो यहाँ पे ऊपर नीचे x माइनस 1 कट, तो क्या बचा सिर्फ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4। अब हम x की वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस 1 की तरफ जा रही है, सॉरी 1 की तरफ जा रही है, तो x की जगह हम 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 4, तो आंसर आएगा 2 अपॉन 5। तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे b 2 अपॉन 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपको fx दिया हुआ है, तो इसका आपको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करके जो आंसर आएगा वो बताना है। ओके, तो दो बार डेरिवेटिव करना भी बहुत इजी होता है। पहले ये fx दिया हुआ है आपको, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ओके, इस टर्म का आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब का, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स 3 माइनस 1। ओके, फिर सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो 5 तो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 एक्स रेस टू 2 माइनस 1 प्लस x का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर में कुछ नहीं है यानी कि 1 है। ओके, तो x का डेरिवेटिव 1 ही होगा, मैं आपको लिख कर बता देती हूँ, x रेस टू 1 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर में 1 था तो 1 को हमने यहाँ लिखा, फिर x रेस टू 1 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3x 3 माइनस 1 2 माइनस 5 2 ज़ा 10 x 2 माइनस 1 ही होगा तो हम सिर्फ x लिखेंगे, प्लस यहाँ पे x रेस टू 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। सो कोई भी नंबर रेस टू 0 यानी कि वो 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 ही होगा यहाँ पे। ओके, 0 नहीं आएगा, ध्यान रखना। सो ये फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन कर लिया हमने एफ डैश एक्स। अब हमें इस डिफ्रेंसिएशन का वापस डिफ्रेंसिएशन करना है तो वो सेकेंड डेरिवेटिव मिल जाएगा हमें, तो यहाँ पे डबल डैश लगाएंगे इस बार, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू वापस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स रेस टू 2, 3 तो कांस्टेंट है तो 3 एज इट इज़ लिख देंगे, एक्स रेस टू 2, तो 2 को बाहर लिखेंगे, एक्स 2 माइनस 1। ओके, फिर माइनस 10x का डेरिवेटिव, 10 कांस्टेंट है तो इसे एज इट इज़ लिख देंगे, और x का डेरिवेटिव 1 ही होगा, हमने ऊपर अभी देखा था, और 1 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो 3 2 ज़ा 6x हो जाएगा माइनस 10। तो सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर हमें मिल रहा है 6x माइनस 10। सो यहाँ पे ऑप्शन बी में है 6x माइनस 10, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके,
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. लिमिट वेर x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 अपॉन मॉड्यूलस x माइनस 3. इसका आंसर हमें फाइंड करना है. तो ये फ्रेंड्स आप देखोगे ना तो x माइनस 3 अपॉन मॉड्यूलस में है. ओके, हम यहाँ पर भी लिख देते हैं x माइनस 3. x माइनस 3 और x माइनस 3 ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा. इसका आंसर आ जाएगा 1. सो लिमिट x टेंड्स टू 3 1. अब 1 में x की जगह पे हमें यहाँ पे 3 रखना था, लेकिन सॉल्व करने के बाद हमारा सिर्फ 1 ही बच रहा है. x तो आ ही नहीं रहा है, तो हम 3 कहीं पे रख ही नहीं पाएंगे. इसका मतलब है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Let fx is equal to 5/2 x square minus e raised to x. Find the value of x for which the second derivative f double dash x equals 0. हमें क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है और सेकेंड डेरिवेटिव को हमें 0 रखना है. उसके जो भी इक्वेशन हमें मिलेगा सेकेंड डेरिवेटिव का, उसे इज इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो ये fx हमें दिया हुआ है, इसे मैं यहाँ लिख रही हूँ 5/2 x स्क्वायर माइनस ई रेज टू x. तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे f डैश x. 5/2 कांस्टेंट है तो इसे एज इट इज़ लिख देंगे और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x. ओके, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ. मैं वापस यहाँ पे 2 माइनस 1 आप करोगे पावर में तो वापस 1 ही आने वाला है, वो मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे. ओके, एंड ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव वापस ई रेज टू एक्स ही होता है. देखो फ्रेंड्स, डेरिवेशंस आप जो भी निकालोगे उसके लिए आपको सारे रूल्स पता होने बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन सम्स को सॉल्व कर पाओगे. मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ जो हम क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस मैंने लिए हैं. उसके बाद हम थोड़ी थियोरेटिकल क्वेश्चन भी लेंगे ताकि आपको दोनों तरह से प्रैक्टिस हो जाए. ओके, सो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 5x माइनस ई रेज टू एक्स. ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ. अब इसका भी वापस से डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा. 5x का डेरिवेटिव होगा 5 और वापस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव सेम ही होगा ई रेज टू एक्स. ये सेकेंड डेरिवेटिव आ गया. सेकेंड डेरिवेटिव को हमें 0 रखना है. यहाँ पे बोला है सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल 0. सो 0 इज इक्वल टू 5 माइनस ई रेज टू एक्स. सो ई रेज टू एक्स यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा. सो ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू 5. अब देखो हमें फाइंड करना है x की वैल्यू. ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे ई रेज टू एक्स की वैल्यू 5 आ रही है. अब फ्रेंड्स ये e यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है. ओके, और ई रेज टू एक्स की वैल्यू अगर 5 आ रही है ना, यानी कि x की वैल्यू, ये जो पावर में x है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी log 5. यह मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देती हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं. ओके, सो ई रेज टू एक्स अगर 5 है तो x की वैल्यू यहाँ पे log 5 हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ln 5 यानी कि log 5, ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? मोर देन वन स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट आंसर. यहाँ पे कौन सा करेक्ट है वो हमें बताना है. एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं. तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको थियोरी थोड़ी रीड करनी पड़ेगी. लिमिट जो टॉपिक है उसका है ये. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. इफ़ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट इफ देन f इज़ डिफरेंशिएबल एट a. ये वाला जो आंसर है, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. फिर इफ़ f इज़ कंटिन्यूस एट a देन f इज़ डिफरेंशिएबल एट a, ये वाला रॉन्ग आंसर है. ओके, इफ़ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट देन f इज़ डिफरेंशिएबल एट a, ये भी रॉन्ग आंसर है. इफ़ f x डिफरेंशिएबल एट a देन लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, ये वापस करेक्ट आंसर है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर a और d दोनों है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Evaluate limit x tends to 1
एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसका हमें आंसर निकालना है। तो वापस से हम डायरेक्टली एक्स की वैल्यू यहाँ पे वन नहीं रखेंगे, पहले हम इस इक्वेशन को हम जितना सॉल्व कर सकते हैं हम करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब वापस से देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन और डिवाइड में है एक्स माइनस वन। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन कट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ एक्स प्लस वन। अब हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे वन अगर पुट करेंगे तो वन प्लस वन आंसर आएगा टू, तो टू इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी है और अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर में ये जो दिया हुआ है ना वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर, इसका हम एक शॉर्ट फार्मूला बना सकते हैं। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, हमें पता नहीं है कि n की वैल्यू कहाँ तक जाएगी। ओके, अगर n की वैल्यू 100 तक जाएगी तो आप वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर ऐसे 100 तक के स्क्वायर करके आप ऐड नहीं करोगे। आपको कोई शॉर्ट फार्मूला पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट आपका 100 का स्क्वायर तक का पूरा टोटल आपको साथ में मिल जाए। ओके, तो इसकी एक शॉर्ट फार्मूला होती है कि अगर वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अप टू अगर कोई भी नंबर तक वो जा रहा है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो n प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। ये वाला जो इक्वेशन है आप डायरेक्टली इस इक्वेशन से सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर को हम स्क्वायर करके ऐड करते जा रहे हैं वन से लेके अप टू कोई भी एक स्पेसिफिक टर्म तक ऐड करते जा रहे हैं तो इसे आप ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, दूसरा एक और मैं आपको फॉर्म बता देती हूँ कि अगर वन प्लस टू यहाँ पे स्क्वायर में दिया था लेकिन अगर नॉर्मली दिया हुआ है स्क्वायर नहीं किया हुआ वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन, इसका आपको समेशन फाइंड करना है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं एन प्लस वन अपॉन टू। ओके, तो अगर क्वेश्चन में स्क्वायर की जगह पे नॉर्मल सिंपल टर्म्स दिए हुए हो तो आप इस तरह का फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम के टाइम आपको ये काम आएगी, रिवाइज कर लीजिएगा इसको। सो यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर वाले टर्म्स हैं इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स और डिनोमिनेटर में एन क्यूब है। ओके, तो ये जो एन क्यूब है वो वापस से इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पे, तो ये सिक्स के बाजू में ही आ जाएगा एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स एन क्यूब। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया है ना तो हम इसे एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और वो है यहाँ पे n जो है वो पहले एज इट इज़ लिखूँगी मैं, फिर ये वाला जो टर्म है ना ब्रैकेट वाला फर्स्ट ब्रैकेट, इसमें आपको n कॉमन निकालना है। n भले यहाँ पे कॉमन नहीं निकल रहा है लेकिन फिर भी हम n कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे से n कॉमन निकालेंगे तो पहले में बचेगा वन और दूसरे में वन अपॉन एन, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसे, क्योंकि n और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो वापस से वन ही आएगा, तो वन यहाँ पे है तो करेक्ट हो जाएगा। दूसरे टर्म में से भी हम n कॉमन निकालेंगे इसी तरह से, तो क्या बचेगा टू प्लस वन अपॉन एन, करेक्ट है, और नीचे सिक्स एन क्यूब एज इट इज़। अब देखो n इंटू एन एन क्यूब हो जाएगा और नीचे भी एन क्यूब है तो ये पूरा n वाला जो टर्म्स है वो कट हो जाएंगे। ओके, और ऊपर क्या बचेगा सिर्फ वन प्लस वन अपॉन एन और टू प्लस वन अपॉन एन अपॉन सिक्स। अब हम n की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है ना वही, तो वन प्लस, अब वन अपॉन इन्फिनिटी अगर करोगे ना तो वन अपॉन इन्फिनिटी का आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। ओके, तो हम इसे यहाँ पे ज़ीरो लिख रहे हैं और यहाँ पे भी वन अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा तो टू प्लस ज़ीरो अपॉन सिक्स, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ वन इंटू टू, टू अपॉन सिक्स, आंसर आएगा वन अपॉन थ्री।
तो 1/3 यहाँ पे ए ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू ई प्लस ई रेस टू ई। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग दिख रहा है लेकिन ये है बहुत इजी फ्रेंड्स, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ई रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू ई प्लस ई रेस टू ई। देखो ये जो फर्स्ट टर्म है इसका डेरिवेटिव तो ई रेस टू एक्स ही होता है, हमें पता है, सेम टू सेम ही नीचे आता है वापस से। सेकेंड टर्म एक्स रेस टू ई, हमें पता है कि एक्स रेस टू एन होता है, तो इसका डेरिवेटिव हम लिखते हैं एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो अब एन की जगह पे अगर ई है तो आप ई यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो ना, ई एक्स रेस टू ई माइनस वन। ओके, और ई रेस टू ई ये एक कांस्टेंट है ई टर्म, और उसके पावर में भी ई है। कांस्टेंट का डेरिवेशन हमेशा ज़ीरो ही होता है, तो इसे आप ज़ीरो लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू ई मल्टीप्लाई एक्स रेस टू ई माइनस वन। तो ये इसका करेक्ट आंसर एज इट इज़ जैसा हमने निकाला है वैसा करेक्ट आंसर ये रहा, बी ऑप्शन में है। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। बाकी सब में देखो सेम ही है लेकिन कुछ प्लस और माइनस का ही फ़र्क है दिया हुआ, तो बी ऑप्शन आप ध्यान से सिलेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ y इज इक्वल टू 5 रेस टू एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स पुटिंग x इज इक्वल टू 0। अब देखो y दिया हुआ है और इसका आपको डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स यानी कि डिफ्रेंसिएशन करना है। तो y इज इक्वल टू 5 रेस टू एक्स, इसका आप पहले डिफ्रेंसिएशन करो और फिर x की जगह पे 0 पुट करेंगे हम। सो 5 रेस टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, अब ये 5 रेस टू एक्स यानी कि 5 एक कांस्टेंट है, सो a रेस टू एक्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a रेस टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है, a रेस टू एक्स log a होता है। ओके, आपको इसके रूल्स पता होने ज़रूरी है, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो 5 रेस टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 5 रेस टू एक्स log 5। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, x रेस टू 0 पुट करना है, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे भी x आया है वहाँ पे सब में आपको 0 पुट करना है। तो 5 रेस टू 0 log 5 हो जाएगा। ओके, अब कोई भी नंबर रेस टू 0 होता है उसका आंसर 1 आता है, तो 1 इंटू log 5 हो जाएगा log 5। सो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन log 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर अ फंक्शन एफ एक्स टू बी मैक्सिमम। यहाँ पे हमें पूछा है कि हमें फंक्शन को अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो कौन सी दो कंडीशन ज़रूरी होती है उसके लिए। तो पहला, जब भी हम मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 रख के एक्स की कुछ वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जिसे हम स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं। ओके, और फिर डबल डेरिवेशन फाइंड करके डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 होता है तो वहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम होता है, मोर देन 0 होता है तो वहाँ पे फंक्शन मिनिमम होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें पूछा है कि फंक्शन को हमें मैक्सिमम रखना है तो कौन सी दो कंडीशन नेसेसरी है। सो पहला तो कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, ये करेक्ट ऑप्शन है। और डबल एफ डबल डैश ए यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए लेस देन 0 होना चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव, ये भी करेक्ट है। ओके, ध्यान रखना मैक्सिमम के लिए डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, अगर ये मोर देन 0 होता है ना तो फंक्शन मिनिमम हो जाता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है तो ये भी करेक्ट है, तो आइदर ए और बी दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। सो सी आएगा या फिर डी आएगा, आइदर ए और बी और फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए, दोनों में से कोई एक होगी तो भी नहीं चलेगा, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। सो बोथ ए एंड बी आंसर इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में
कोई भी डाउट हो रहा हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ओके. चेन रूल इज़ यूज टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ डैश फंक्शन. जब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, चेन रूल क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स. ओके. तो ये जो चेन रूल है वो कौन से फंक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं? सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कॉम्पोजिट. चेन रूल जो है वो कॉम्पोजिट फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन. यानी कि जब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं तो हमें कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है. तो ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स. यहाँ पे ये जो मैंने ऑप्शन लिए है ना, ये सारे ही करेक्ट है. मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए डाला है ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स पता चले. आप अपनी बुक में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्हें रीड कीजिएगा, ये सारे ऑप्शन वहाँ लिखे हुए होंगे. सो इसका आंसर ऑल आर करेक्ट आएगा. हम एक एक को समझ लेते हैं अभी, लेकिन इसका आंसर ऑल आर करेक्ट ही आएगा. ओके. मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ डज नॉट मीन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन. जब भी हम मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करते हैं तो उसका मतलब कि वहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं होता है. ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. सेकेंड, देयर कैन बी मैनी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन. एक फंक्शन की सिर्फ एक ही मैक्सिमम या फिर सिर्फ एक ही मिनिमम निकलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. तो ये भी करेक्ट है. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन कैन बी स्मॉलर देन इट्स मिनिमम वैल्यू. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाली है वो उसके मिनिमम से बड़ी होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, उससे छोटी भी हो सकती है. भले वो मैक्सिमम वैल्यू है फिर भी वो उससे छोटी निकल सकती है. सो ये सारी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. तो ऑप्शन डी यहाँ पे ऑल आर करेक्ट आंसर आएगा. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे फर्स्ट चैप्टर कैलकुलस के सारे एमसीक्यूज़ मैंने कवर कर लिए हैं. इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. सो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. ओके, नाउ हम सेकेंड चैप्टर की ओर मूव करते हैं. सेकेंड चैप्टर है हमारा एनालिसिस ऑफ कैटेगरिकल डेटा. ठीक है. सो इसका पहला क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग डैश एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग डैश. देखो फ्रेंड्स, ये रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स ये आप पहले से पढ़ के आ चुके हो. अपने आई थिंक 11th और 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपने चैप्टर पढ़ा होगा. वहाँ पे आप रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स निकालते थे कोरिलेशन की मदद से. ओके. सो वेरिएबल का आंसर आएगा कोरिलेशन, जबकि रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट जो होता है ना, एट्रीब्यूट्स के लिए अगर हमें रिलेशनशिप निकालना है तो कोरिलेशन से काम नहीं चलेगा. वहाँ पे हमें एसोसिएशन का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कि वेरिएबल्स के लिए हम कोरिलेशन यूज़ करेंगे और एट्रीब्यूट के लिए एसोसिएशन का यूज़ करेंगे. ओके. ये पॉइंट, दोनों पॉइंट आपको पता होना ज़रूरी है. और मैं आपको वेरिएबल और एट्रीब्यूट के बीच का फ़र्क भी बता देती हूँ. वेरिएबल्स मतलब ऐसा डेटा जो कि हम मेज़र कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली, उसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं. और एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि ऐसा डेटा जिसे आप क्वांटिटेटिवली मेज़र नहीं कर सकते. जो क्वालिटेटिव डेटा होते हैं उन्हें एट्रीब्यूट बोलते हैं. तो क्वांटिटेटिव डेटा यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम कोरिलेशन की मदद से रिलेशन उनके बीच का निकाल सकते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट जो क्वालिटेटिव डेटा होते हैं उनका कोरिलेशन से नहीं निकलेगा. उनके लिए हमें एसोसिएशन की थियरी को यूज़ करना पड़ेगा. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स कैन बी यूज टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा. हमारा डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं है ये चेक करने के लिए आपको कौन से रूल्स को ध्यान में रखना है. तो कंसिस्टेंट है कि नहीं है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको एक सीधा तरीका बता देती हूँ कि हमारे टेबल में कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव निकल जाती है ना तो इसका मतलब हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट है, यानी कि कंसिस्टेंट नहीं है. ओके. तो हमारी जो एसोसिएशन में हम जो टेबल बनाते हैं वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ. ए अल्फ़ा और यहाँ पे हम लिखते हैं बी और बीटा. ओके.
यहाँ पे हम टोटल लिखते हैं, यहाँ पे भी टोटल लिखते हैं, और यहाँ पे हम कैपिटल N की जो टोटल हमारा होता है ग्रैंड टोटल वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि ए बी शुड बी नेगेटिव, ए बी शुड नॉट बी नेगेटिव, यानी कि ये जो ए और बी ये वाली जो वैल्यू होगी ये नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, हम बाकी के भी चेक कर लेते हैं क्योंकि ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन दिया हुआ है। ए बी शुड नॉट बी ग्रेटर देन ए, तो ये जो ए बी की वैल्यू है ये ए से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ए यानी कि क्या होता है, ए यानी कि ये जो ए वाली रो है इसके सामने का जो टोटल होता है उसे हम ए बोलते हैं, अल्फ़ा के सामने का जो टोटल होता है उसे हम अल्फ़ा बोलते हैं। ओके, ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। बी के सामने का जो टोटल होता है उसे हम बी बोलते हैं, और बीटा के सामने का जो टोटल होता है उसे हम ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में। तो ये जो ए बी की वैल्यू है वो ए से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो ये करेक्ट है ना। अगर ए बी की वैल्यू ए से बड़ी निकल जाएगी इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव में चली जाएगी, तो कोई भी डेटा ये चारों में से हमारा नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। फर्स्ट भी करेक्ट था। सेकंड में क्या, थर्ड में क्या लिखा है, ए बी शुड नॉट बी ग्रेटर देन बी, यानी कि ये जो ए बी की वैल्यू है ये बी से भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि अगर ये बी से बड़ा हो गया, ये वाला नंबर बड़ा हो गया, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में चली जाएगी फिर से। सो इसका मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ओके, ये भी क्वेश्चन सिर्फ मैंने आपको रूल्स याद करने के लिए ही डाला है फ्रेंड्स। इनमें से हो सकता है एग्जाम में कोई भी एक रूल पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वैल्यू टेबल में नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव होती है ना तो हमारा डेटा कंसिस्टेंट नहीं होता है, लेकिन अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हमारा डेटा अपने आप कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। 800 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए, अमॉन्ग दैम 600 वर बॉयज़, 650 स्टूडेंट्स वर सक्सेसफुल and 160 girls were unsuccessful. Can this information be regarded as consistent? वापस से हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो यहाँ पे हम देखो, हमें दो तरह के एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, पहला बॉयज़ और गर्ल्स का दिया हुआ है, ओके, और दूसरा हमें बोल रहे हैं सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, यानी कि दूसरा एट्रीब्यूट जो है वो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का होगा। तो हम ए को मान लेते हैं बॉयज़, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारा, ए का उल्टा गर्ल्स। ओके, उसी तरह से बी को हम मान लेते हैं सक्सेस, सो बीटा क्या हो जाएगा, अनसक्सेस। ठीक है, चार हमारे मिल गए। अब इसका हम टेबल बना सकते हैं, ए, अल्फ़ा, बी और बीटा। एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह से फटाफट एक टेबल बना के चेक कर लेना है कि डेटा कंसिस्टेंट है क्या नहीं है। ओके, पहले तो हमें बोला है कि 800 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दी थी, यानी कि टोटल जो है वो 800 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया हमें। उसके बाद अमॉन्ग देम 600 वर बॉयज़, बॉयज़ हमें ए को मानना है ना, तो ए का जो टोटल होगा वो होगा 600 वर बॉयज़। ठीक है, फिर बोला है कि 650 वर सक्सेसफुल, सक्सेसफुल कितने हैं टोटल स्टूडेंट, 650, यानी कि सक्सेस को हमने बी माना है, तो बी का जो टोटल है यहाँ पे इसके सामने हम लिखेंगे 650। ओके, फिर यहाँ पे लिखा है 160 गर्ल्स वर अनसक्सेसफुल, दो दो एट्रीब्यूट साथ में दे दिए है, गर्ल्स भी और अनसक्सेसफुल भी, तो गर्ल्स को हमने अल्फ़ा माना है और अनसक्सेसफुल को हमने बीटा माना है, तो अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वो यहाँ पे लिखी है 160। ओके, अब हमें चेक करना है कि ये जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि टेबल में कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। सो 600 माइनस यहाँ पे 800 में से 600 जाएगा तो यहाँ बचेगा 200, और यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 150। अब देखो ये जो 160 है, बीटा के कॉलम का टोटल 150 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 160 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे हमें -10 रखना पड़ेगा तब जाके इसका टोटल 150 होगा, और कोई भी वैल्यू हमारी माइनस में नहीं जानी चाहिए, हमें पता है, यानी कि ये वाला जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट है। तो पूछा है कैन दिस इंफॉर्मेशन बी कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट है क्या, नहीं है ना, सो हम नो करेंगे, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, एग्ज़ाम में आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो आपको फटाफट से ऐसे टेबल बना के देख लेना है,
होगा तो यस कर देना, नहीं होगा तो नो कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू एट्रीब्यूट्स वर सेड टू बी डैश एसोसिएटेड इफ दे अकर टुगेदर मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन दे आर एक्सपेक्टेड टू अकर। यानी कि हमें पूछा है पॉजिटिवली, नेगेटिवली, इंडिपेंडेंटली या फिर एनी ऑफ द अबव। सो हमें बोल रहे हैं कि दो डेटा पॉजिटिवली एसोसिएट होंगे, नेगेटिवली होंगे या फिर इंडिपेंडेंटली अकर एसोसिएट होंगे अगर वो मोर नंबर ऑफ टाइम्स अकर हुए देन दे आर एक्सपेक्टेड टू अकर। यानी कि एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे ज़्यादा जब हमने ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व नंबर जो थे वो ज़्यादा हुए एक्सपेक्टेशन से। ओके, यानी कि ये पॉजिटिवली एसोसिएट होगा। जब भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाता है ना तो उसका वो पॉजिटिवली एसोसिएट होते हैं। अगर यहाँ पे होता कि लेस नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि एक्सपेक्टेशन से कम है, एक्सपेक्टेशन से कम है यानी कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा की थी और ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो कम निकल गई, तो वो नेगेटिवली एसोसिएट हो जाता। ओके, और अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं ना तो उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंटली एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एग्ज़ाम में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, पॉजिटिवली भी हो सकता है, नेगेटिवली भी हो सकता है, तो आप ये रूल को ध्यान में रखिएगा बस। ओके, नेक्स्ट, लिटरेसी एंड क्रिमिनलिटी, इनोक्यूलेशन एंड अटैक ऑफ डिजीज शोज व्हाट। मतलब ये कौन सा एसोसिएशन दिखा रहा है, पॉजिटिव एसोसिएशन, नेगेटिव या फिर इंडिपेंडेंट एसोसिएशन। तो लिटरेसी और क्रिमिनलिटी को अगर आप देखोगे तो अगर लिटरेसी इंक्रीज़ हुई तो क्रिमिनलिटी डिक्रीज़ होती है ना। ये दोनों साथ में इंक्रीज़ नहीं होते, अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ होता है। तो यानी कि ये वाला जो है ये तो नेगेटिव एसोसिएशन दिखा रहा है। ये भी चेक कर लेते हैं, इनोक्यूलेशन एंड अटैक ऑफ डिजीज़। इनोक्यूलेशन यानी कि आपने दवा ले ली है, यानी कि आपने उसकी वैक्सीन ले ली है, तो वैक्सीन अगर हम ले लेंगे, इनोक्यूलेशन अगर हम कर लेंगे, इनोक्यूलेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा तो अटैक ऑफ डिजीज़ डिक्रीज़ ही होगा ना, तो ये भी नेगेटिव एसोसिएशन है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा नेगेटिव एसोसिएशन। इसके साथ साथ में ऐसे आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे जिसमें पॉजिटिव एसोसिएशन के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड एंड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो जितना ज़्यादा घंटे आप पढ़ोगे उतने ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा आएंगे, तो ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। फिर इंडिपेंडेंट एसोसिएशन का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि जेंडर और सक्सेस इन एग्जामिनेशन। तो जेंडर फीमेल हो या फिर मेल हो, उसका एग्जामिनेशन में सक्सेस से कोई मतलब नहीं होता। फीमेल भी सक्सेस हो सकती है, मेल भी सक्सेस हो सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट एसोसिएशन का एग्जांपल था। ओके, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको नेगेटिव का यहाँ पे दिखाया और पॉजिटिव और इंडिपेंडेंट के आपको एग्जांपल ओरली बता दिए। एग्ज़ाम में कुछ भी पूछे आप आंसर लिख कर आना अच्छे से। ओके, नेक्स्ट, इफ़ ए इज इक्वल टू 60, बीटा इज इक्वल टू 140, ए बी इज इक्वल टू 20, कैपिटल एन की वैल्यू दी है 210, देन फाइंड आउट विच टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी। ये इतना डेटा दिया हुआ है तो हमें ए और बी के बीच का एसोसिएशन फाइंड करना है। सो पहले हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, ए अल्फ़ा, बी बीटा, टोटल एंड टोटल। ए की वैल्यू 60 दी है, ए यानी कि जो ए रो है उसका टोटल 60 दिया हुआ है, बीटा का टोटल 140 दिया हुआ है। ये रहा बीटा का टोटल जो उसके सामने 140 लिख देंगे। ए बी की वैल्यू 20 दी हुई है, ए और बी इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगा तो 20, एंड एन की वैल्यू 210, यानी कि यहाँ पे ग्रैंड टोटल जो है वो 210 दिया हुआ है। सो हमें फाइंड करना है, बाकी की वैल्यूज़ आप टेबल में फटाफट कर सकते हो फाइंड। 210 माइनस 60 हो जाएगा 150, यहाँ पे 210 माइनस 140 करेंगे तो आएगा 70, 70 माइनस 20 करेंगे तो 50, और 150 माइनस 50 करेंगे तो आएगा 100, 140 माइनस 100 करेंगे तो आएगा 40, और ये 20 प्लस 40 यहाँ पे 60 होगा। तो ये डेटा तो कंसिस्टेंट है, हमें पता चल गया क्योंकि एक भी वैल्यू यहाँ नेगेटिव में नहीं आ रही है ना। तो हमें लेकिन क्या फाइंड करना है कि ए बी के बीच का एसोसिएशन क्या है, पॉजिटिवली है या नेगेटिवली एसोसिएट है या फिर इंडिपेंडेंटली एसोसिएट है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ए और बी का हमें पूछा है,
तो हम क्या करेंगे, ए और बी यानी कि ये जो इंटरसेक्शन वाली वैल्यू आ रही है ए बी की 20 को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए बी इज इक्वल टू 20 है। तो आपको ये ऑब्जर्व वैल्यू है ए बी की। अब आपको इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए और बी की, ए इंटू बी अपॉन एन, ये आप इससे एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और फिर ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये पॉजिटिवली एसोसिएट है या फिर नेगेटिवली एसोसिएट है या फिर इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है दोनों के बीच में। सो ए का टोटल है 60, बी का टोटल है 70। सो 60 इंटू 70 और एन हमारा है 210, तो 210। तो इसे आप सॉल्व करो, 71 ज़ा और ये 3 से कट हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 इससे कट हो के 20 आ जाएगा। देखो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो थी वो 20 थी और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 20 आई, यानी कि ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल टू की साइन आ रही है तो इंडिपेंडेंट एसोसिएशन होता है दोनों के बीच में। अगर मोर देन साइन आती यानी कि अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू बड़ी होती तो पॉजिटिवली एसोसिएशन हो जाता, और अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू छोटी होती तो नेगेटिव एसोसिएशन हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ 2x2 कंटिंजेंसी टेबल, ये टेबल दी हुई है 2x2 की, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन Q। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन यानी कि जो यूल्स मेथड है आपकी वो आपको लगानी है और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बहुत इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 2x2 की टेबल में। बहुत इजी है, बहुत फटाफट होगा, देखना। Q की फॉर्मूला आपको पता है, ये देखो ये जो है हमारी वैल्यू, ये A होगा, ये अल्फ़ा होगा, ये B होगा और ये बीटा होगा। ओके, सो Q की फॉर्मूला होती है ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी अपॉन, ये जो पूरा टर्म है नीचे डिनोमिनेटर में प्लस में हो जाएगा, ऊपर माइनस और नीचे प्लस में। सो ए बी अल्फ़ा बीटा प्लस ए बीटा अल्फ़ा बी। ओके, सो ए बी और अल्फ़ा बीटा यानी कि ए बी की ये रही वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की ये रही वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना और कुछ नहीं करना है। 10 इंटू 20 200 आ जाएगा और यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 इंटू 0 हो जाएगा 0 माइनस 0 अपॉन 200 प्लस 0, तो 200 अपॉन 200 आंसर आएगा 1। सो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी 1। ओके, नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ 2x2 टेबल इज़ 0। ये 2x2 टेबल, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन यानी कि Q की वैल्यू जो है वो 0 दी हुई है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ये जो X की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी। ठीक है, तो वापस से आपको इसको कोएफिशिएंट फाइंड करना है। ये हमारा A होगा, ये अल्फ़ा, ये B और ये बीटा। सो Q आपको पता है, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करते हो ऊपर और फिर नीचे प्लस करते हो। ध्यान रखना आपको पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 10 इंटू 9, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मत करना। 10 इंटू 9 होगा 90 और 30 इंटू एक्स हो जाएगा 30x और नीचे 90 प्लस 30x इज इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन 0 दिया हुआ है, तो ये वाले पूरे टर्म को आप यहाँ लेके जाओगे तो वो 0 से मल्टीप्लाई होने पे फिर से 0 ही आएगा। तो 90 माइनस 30x जो न्यूमरेटर में था उसे एज इट इज़ लिख के इसको यहाँ लेके जाएंगे तो फिर से 0 ही आएगा। देयरफॉर 90 इज इक्वल टू, ये जो माइनस 30x है ये इधर जाके प्लस 30x हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आएगी, 90 अपॉन 30 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 3। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगर आप यहाँ पे उल्टा कर देते ना, पहले 30x
30x माइनस 90 कर देते तो x की वैल्यू -3 आ जाती। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको ध्यान रखना है, पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें से ये माइनस करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 2/2 टेबल वी यूज़ कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन q। सो फॉर 2/n टेबल वी यूज़ व्हाट। अभी हम जो ये 2/2 की टेबल अभी हमने 2 सम भी सॉल्व किए, उसके लिए हम कोएफिशिएंट q निकाल रहे थे उन दोनों के रिलेशन के लिए, है ना। लेकिन अगर 2/2 टेबल की जगह पे 2/n टेबल दी हुई है, यहाँ पे फ्रेंड्स 2 और 2 का क्या मतलब होता है, 2 यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी दी हुई है, और ये वाले 2 का मतलब होता है कि कॉलम कितनी दी हुई है। ओके, रो और कॉलम की ये नंबर है, तो 2/2 की यानी कि 2 रो और 2 कॉलम होती है, तब हम q से रिलेशन निकाल लेते हैं दोनों एट्रीब्यूट्स का। लेकिन अगर यहाँ पे 2/n की कॉलम टेबल दी हुई है, मतलब 2 रो दी होगी लेकिन कॉलम आपको 2 से ज़्यादा होगी, 2 नहीं होगी, 2 से ज़्यादा होगी, 3 4 5 6 कितने भी हो सकती है, तो उसके लिए आप q का यूज़ तो नहीं कर सकते, क्योंकि q हमें पता है ये सिर्फ 2/2 टेबल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो 2/n टेबल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर यूज़ नहीं कर सकते, ये तो वेरिएबल्स के लिए होता है, तो ये तो रॉन्ग है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन स्क्वायर कंटिजेंसी, यस, इसे आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरा शूफ्रो कोएफिशिएंट, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो 2/n टेबल के लिए। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इन्हें पढ़ के नहीं जाते या इन्हें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है कि कब क्या यूज़ करना है। लेकिन मैंने आपको भी बता दिया है, तो आप बिल्कुल भी रॉन्ग मत कीजिएगा, इसका आंसर डी आएगा, बोथ बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखो, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और ईजी भी है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। There is positive association between two attributes, then state the maximum value of coefficient of association। अगर दो एट्रीब्यूट्स के बीच में पॉजिटिव एसोसिएशन होता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्यू की वैल्यू क्या आ सकती है, कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आ सकती है। तो आपको पता होगा कि कोएफिशिएंट जो होता है क्यू, उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में, +1 के बीच में ही होती है। ओके, ध्यान रखना, -1 से नीचे नहीं जाएगी और +1 से ज़्यादा नहीं जाएगी, एकदम -1 है, एग्जैक्ट -1 आई है, यानी कि ये परफेक्टली नेगेटिव एसोसिएशन है। अगर +1 आती है, एग्जैक्ट +1 आती है, तो होता है कि परफेक्टली पॉजिटिव होती है, और अगर 0 आ जाती है ना, तो होता है कि इंडिपेंडेंट एसोसिएशन होता है वो दोनों। ओके, सो यहाँ पे हमें बोला है कि अगर पॉजिटिव एसोसिएशन है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी +1। करेक्ट ऑप्शन इज ए। अगर आपको पूछते हैं कि नेगेटिव एसोसिएशन है और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो उसका आंसर होता -1, ठीक है। और अगर इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है तो वैल्यू क्या होगी, तो तब वैल्यू होगी 0, ठीक है। तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, मैंने सिर्फ एक का MCQ रखा है, बाकी आपको ओरली समझा दिए। यहाँ पे हमारे एनालिसिस ऑफ कैटेगरिकल डेटा के सारे सम्स कंप्लीट कर लिए मैंने, MCQs कवर कर लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर में ले रही हूँ, तो उसके MCQs हम देखते हैं। अब फर्स्ट उसका, द टेक्निक ऑफ SQC स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल पर इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये SQC की जो टेक्निक्स है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है W.A. श्यूहार्ट, सी ऑप्शन, इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। अब इसके रिगार्डिंग में कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता देती हूँ ओरली फ्रेंड्स। उसके मैंने MCQs यहाँ नहीं लिखे हैं क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ कि W.A. श्यूहार्ट ने SQC की टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया था, और ये इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे किया था। और इन्होंने जब ये टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की थी उस टाइम पे ये अमेरिका में बेल टेलीफोन कंपनी इसमें काम करते थे, बेल टेलीफोन कंपनी में काम करते थे। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया में SQC की टेक्निक्स को PC महालनोबिस जो थे ना, ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ना, PC महालनोबिस, इन्होंने इंडिया में SQC की टेक्निक्स को लेकर आए थे 1950 के अराउंड में। ओके, तो इंडिया का अगर पूछे तो PC महालनोबिस करना,
और अगर ये पूछे कि किसने इंट्रोड्यूस की है तो फिर W.A. शिवहाट करना। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसके थियोरी, इसके कुछ हिस्ट्री के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है। तो कुछ भी पूछे एग्जाम में तो आप करेक्ट आंसर टिक करके आना। नेक्स्ट, क्वालिटी मस्ट बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, यानी कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसकी क्वालिटी का क्या मतलब होता है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, इसका क्या मतलब है। तो क्या वो बेस्ट वन होना चाहिए, इसका मतलब वो क्वालिटी है, या फिर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, यानी कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो रहा है, ये क्वालिटी है, या फिर वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। डी ऑप्शन तो नन है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत चांसेस से पूछा जाएगा क्योंकि इसमें स्टूडेंट ज़्यादातर बेस्ट वन या फिर नॉन डिफेक्टिव, अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव होता ना तो स्टूडेंट ज़्यादातर ऑल ऑफ दी अबव में टिक करके आते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर अगर उससे सेटिस्फाई है यानी कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन इन क्वालिटी कैन बी डैश। तो वेरिएशन जो हमारी क्वालिटी में जो वेरिएशन आता है, छोटे मोटे जो फ़र्क आते रहते हैं, वो किसकी वजह से आता है, ड्यू टू चांस कॉज, ड्यू टू असाइनेबल कॉज, या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। चांस कॉज की वजह से भी वेरिएशन आते हैं, असाइनेबल कॉज की भी वजह से वेरिएशन आते हैं। ये दोनों ही वेरिएशन इन क्वालिटी के टाइप्स है फ्रेंड्स। अब चांस कॉज और असाइनेबल कॉज का मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। चांस कॉज यानी कि बहुत नॉर्मल कॉजेज़ होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में रहेंगे ही रहेंगे, इन्हें आप हटा नहीं सकते, इनकी वजह से वेरिएशन कुछ ना कुछ आता ही रहता है। जैसे कि अगर हम स्क्रू का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो स्क्रू की हमने साइज़ फिक्स करके रखी है कि 1 सेंटीमीटर की साइज़ होनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली हर एक स्क्रू की साइज़ 1 सेंटीमीटर नहीं होती है, थोड़ी बहुत चेंजेस ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो चांस कॉज होता है। ओके, लेकिन असाइनेबल कॉज यानी कि अगर हमारे स्क्रू की साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है तो वो असाइनेबल कॉजेज़ की वजह से होगा। असाइनेबल कॉजेज़ के मैं आगे आपको टाइप्स बताती हूँ, नेक्स्ट MCQ शायद उसी के रिलेटेड है। तो असाइनेबल कॉजेज़ यानी कि ऐसे कॉजेज़ जो कि हमारे वेरिएशन को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहा है, हमारी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहा है, इन्हें हमें हटाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में से, वरना हमारे जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे डिफेक्टिव की कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, और ये बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो इन्हें हटाना ज़रूरी है, इन्हें हम ओवरलुक नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बोले थे वो भी MCQs में आपको पूछे जा सकते हैं असाइनेबल कॉजेज़ के रिगार्डिंग, कि कौन ज़्यादा सीरियस होता है, चांस कॉज या फिर असाइनेबल कॉज। तो आंसर होगा असाइनेबल कॉज। ओके, नेक्स्ट, अब देखो वापस से वही जो मैंने अभी आपको बताया था स्टेटमेंट वही आ गया MCQ। द वेरिएशन इन क्वालिटी ड्यू टू डैश कॉजेज आर सीरियस इन नेचर। कौन से कॉजेज़ ज़्यादा सीरियस होते हैं, असाइनेबल कॉज इज़ द करेक्ट आंसर, मैंने अभी अभी आपको बताया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर असाइनेबल कॉज। अब इनमें से बताओ कि असाइनेबल कॉज कौन से हो सकते हैं। तो डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी बदल गई तो उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट ख़राब ही बनेगा ना, तो ये एक रीज़न है असाइनेबल कॉज। असाइनेबल कॉज यानी कि जिसे आप हटा भी सकते हो, मतलब जिस पे हम ध्यान देके उससे हम रिमूव कर सकते हैं। तो अगर रॉ मटेरियल की क्वालिटी अगर ख़राब है तो उसे हमें ठीक करना पड़ेगा, ये करेक्ट आंसर है। डिफरेंस इन मशीन या फिर ऑपरेटर्स, यानी कि ऑपरेटर्स बदलते हैं या फिर मशीन को हम चेंज करते हैं, उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट में भी चेंजेस आते हैं, तो ये भी एक असाइनेबल कॉज है, करेक्ट आंसर है ये भी। डिफरेंस ऑफ टाइम, मतलब कि समय का बदलाव होने से हमारे प्रोडक्ट में भी बदलाव आ रहे हैं। सुबह वर्कर ज़्यादा एक्टिव रहते तो बहुत अच्छे से काम करेंगे तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, शाम होते होते वो बहुत थक जाते तो वो प्रोडक्ट शायद हमारा अच्छा नहीं बने सुबह के मुताबिक। तो डिफरेंस ऑफ टाइम की वजह से भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं बने, क्वालिटी में फ़र्क हो, ये भी बराबर है। तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव आर असाइनेबल कॉजेज़। ठीक है, ये असाइनेबल कॉजेज़ की भी आप थियोरी देखोगे तो ये सारे पॉइंट्स इसमें थे, मैंने सिर्फ सारे पॉइंट्स मैंने इसीलिए रखे हैं ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि ये सारे के सारे ही जो कॉज है वो असाइनेबल कॉजेज़ होते हैं। हो सकता है एग्ज़ाम में इनमें से कोई एक ही या दो ही पूछे जाए, ओके, लेकिन ये सारे होते हैं, ये आपको याद करना है, इसके लिए मैंने इसे सारे ही कॉजेज़ को ऑप्शंस में रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइएस्ट वैल्यू दैट अ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक कैन टेक बिफोर द प्रोसेस बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल इज़ कॉल्ड। यानी कि जब हमारा
प्रोसेस जो है वो कंट्रोल में रहता है। आप SQC में ग्राफ बनाते होंगे फ्रेंड्स, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसमें हम यहाँ पे सेंटर लाइन बनाते हैं ऐसे। यहाँ पे हम लोअर कंट्रोल लिमिट बनाते हैं और यहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट बनाते हैं, और इन लिमिट्स के बीच में हमारे सारे जो होते हैं वो डेटा रहते हैं। हो सकता है कि इनके बाहर भी चले जाए, ओके, या इसके LCL के नीचे भी चले जाए। ये हमारा CL, ये LCL और ये UCL। सो हमें बोल रहे हैं कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल जाने के लिए। सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है, अगर इस पॉइंट के बाहर चला गया तो प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो हाईएस्ट वैल्यू जो है वो UCL हो सकती है प्रोसेस के आउट ऑफ कंट्रोल जाने के लिए। तो करेक्ट आंसर है अपर कंट्रोल लिमिट UCL। अगर लोएस्ट वैल्यू पूछी जाती तो आंसर आता LCL, लोअर कंट्रोल लिमिट। ओके, नेक्स्ट, इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ कंट्रोल चार्ट डिस्प्लेस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये होती है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल एक्सिस होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं ग्राफ बनाते समय, तो यहाँ पे आप सैम्पल पॉइंट्स भी लिखते हैं और टाइम भी लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा आइदर सैम्पल नंबर और टाइम। ठीक है, C ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ फॉर अ प्रोसेस 18 out of 20 points are plotted above the CL but below the UCL, and only 2 out of 20 points are plotted between the central line and lower control limit, what we say about the process। देखो, इसे मैं आपको ग्राफ की मदद से समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पे हमारा होता है LCL, ये होता है हमारा CL कंट्रोल सेंटर लाइन, और ये होता है अपर कंट्रोल लिमिट। ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि 18 out of 20 पॉइंट्स जो है वो CL अबाउ द CL है बट बिलो द UCL है, यानी कि CL और UCL के बीच में है। तो 18 पॉइंट हमारे इन दोनों के बीच में है। इस तरह से मैं 18 पॉइंट बना देती हूँ यहाँ पे। और सिर्फ 2 out of 20 पॉइंट्स आर प्लॉटेड बिटवीन द सेंट्रल लाइन एंड द लोअर कंट्रोल लिमिट, यानी कि CL और UCL के LCL के बीच में, इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 ही पॉइंट है। तो हम इस प्रोसेस के बारे में क्या बोलेंगे, ये इन कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल है, या फिर कुछ और ही। तो यहाँ पे आप नोट डाउन करोगे ना, तो हमारा एक भी पॉइंट UCL के बाहर नहीं जा रहा है या फिर LCL के भी बाहर नहीं जा रहा है, सारे ही पॉइंट्स UCL और LCL के बीच में ही है। तो अगर आप इसे इस तरह से सोचने जाओगे तो आप बोलोगे कि ये प्रोसेस इन कंट्रोल है, लेकिन फ्रेंड्स ये प्रोसेस एक्चुअली आउट ऑफ कंट्रोल है यहाँ पे, क्योंकि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा B, आउट ऑफ कंट्रोल। क्यों ऐसा, क्योंकि 20 में से 18 पॉइंट, ज़्यादातर पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट्स आपके किसी एक सेक्टर में ही हैं, किसी एक सेक्शन में है, या तो वो CL से लेके UCL के बीच में है या फिर CL से लेके LCL के बीच में, और बहुत ही कम पॉइंट ऐसे हैं जो दूसरे सेक्शन में है। तो यहाँ पे 18 पॉइंट, 20 में से 18 पॉइंट, यानी कि वो बहुत सारे पॉइंट हो गए कि जो UCL और CL के बीच में है। CL और LCL के बीच में तो सिर्फ 2 ही पॉइंट है, यानी कि हमारा जो डेटा है वो रैंडमली इस तरह से वेरी नहीं कर रहा है, वो किसी एक ही जगह पे वेरिएशन दिखा रहा है। तो ये थियरी ऑफ रन इंडिकेट करता है। ओके, थियरी ऑफ रन के मुताबिक अगर हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स किसी एक ही सेक्शन में होते हैं, या तो फिर वो CL से UCL के बीच में होंगे या फिर CL से LCL के बीच में होंगे, तो हमारा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल होता है। यहाँ पे भी हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स 18 से 20 पॉइंट तो सिर्फ इन 2 के बीच में ही हैं, सिर्फ 2 ही पॉइंट यहाँ पे है, तो हमारा जो प्रोसेस होगा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज B, आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट, if sample size is 5 and R bar is 2.326, then find expected standard deviation of the production process। ये वाला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट IMP क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के। आप फ्रेंड्स लास्ट 5 या 10 साल के पेपर भी उठा लोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पेपर में देखने को मिलेगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको इस बार MCQ में भी पूछा जाए। तो अगर ये 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाए ना, तो उतने मार्क्स आपके पॉकेट में होने चाहिए,
ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। सैम्पल साइज़ यानी कि n की वैल्यू आपको दी हुई है और r बार आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या फाइंड करना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन की एक फॉर्मूला होती है d2 अपॉन r बार। ओके, r बार तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.326, d2 नहीं है, लेकिन आपको सैम्पल साइज़ दी हुई है 5। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जब भी सैम्पल साइज़ 5 होती है ना, तो उसके सामने d2 की वैल्यू होगी 2.326। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर सैम्पल साइज़ 5 है तो फिर d2 की वैल्यू 2.326 ही होगी। तो अगर d2 2.326 है और r बार की भी वैल्यू 2.326 दी हुई है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। सो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो आपका आएगा 1। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ये इसका आंसर 1 आएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है स्टैंडर्ड डिविएशन की फॉर्मूला, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है एमसीक्यू यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ओके, सो आप इसे बिल्कुल भी रॉन्ग मत करके आइएगा, इसे अटैम्प्ट कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एक्स बार चार्ट LCL दिया हुआ है और एक्स डबल बार यानी कि CL होता है ना, एक्स डबल बार CL दिया हुआ है, तो UCL फाइंड करना है। अब फ्रेंड्स आप इसे फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि MCQs है तो हम थोड़ा इसमें शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। मैं आपको नंबर लाइन की मदद से इसको बता देती हूँ कि बीच में हमारी सेंटर लाइन होती है एक्स डबल बार, ये दिया हुआ है 70। LCL जो है वो एक्स डबल बार के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, क्योंकि उससे छोटा होता है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, और UCL वो यहाँ पे आएगा राइट हैंड साइड पे, क्योंकि वो उससे बड़ा होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि LCL और एक्स डबल बार सेंट्रल लाइन जो है, उन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा ना, वही सेम डिफरेंस इन दोनों के बीच का आएगा। ओके, तो अगर यहाँ पे 50 से 70 का बीच का डिफरेंस अगर 20 है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस 20 ही होगा। तो अगर यहाँ पे आप 70 से 20 जंप करके जाओगे तो यहाँ पे UCL आ जाएगा आपका 90, तब इन दोनों का डिफरेंस 20 आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है UCL का वो होगा 90। ओके, अगर आप इसे फॉर्मूला से भी निकालोगे तो भी 90 ही आंसर आएगा। आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, मैंने ये शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है, इसे आप MCQ के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पे UCL दिया हुआ होता और LCL फाइंड करना होता ना, तो 20 माइनस कर देते आप एक्स डबल बार में से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज 0.10 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 0.010 सेंटीमीटर। इफ़ 10 samples of size 4 is taken for the inspection, then obtain the control limits for x डबल बार चार्ट। देखो एवरेज दिया है आपको क्वेश्चन में, x डबल बार दिया है 10, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 0.010 और सैम्पल साइज दी हुई है n इज इक्वल टू 4, और ऐसे हमने 10 सैंपल ले लिए। ओके, हर एक सैंपल में 4 यूनिट्स हैं। हमें क्या फाइंड करना है, कंट्रोल लिमिट्स फाइंड करनी है फॉर एक्स बार चार्ट। एक्स बार चार्ट के आपको UCL और LCL फाइंड करना है। सेंट्रल लाइन तो दी हुई है एक्स डबल बार, तो यहाँ पे UCL और LCL की फॉर्मूला होगी एक्स डबल बार प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन √n। ये फॉर्मूला जो है आप नॉर्मली सम्स में ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हो, लेकिन जब आप इसकी थियोरी पढ़ोगे ना फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूला आपको वहाँ थियोरी में मिलेगी। UCL और LCL निकालेगी, ये भी एक तरीका होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन अगर क्वेश्चन में अवेलेबल है ना, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो UCL। तो LCL क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स डबल बार माइनस हो जाएगा ना 3 स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन √n। ओके, तो एक्स डबल बार आपको दिया हुआ है 0.10 प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 0.010 अपॉन n आपको 4 दिया हुआ है, तो इसका रूट 4 क्या हो जाएगा 2। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.115। ओके, और उसी तरह से LCL 0.10 माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन
डिवाइड बाई 2। इसे आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, यहाँ पे इस बार माइनस करना, तो आंसर आएगा 0.085। तो LCL 0.085 एंड UCL 0.115 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में अभी तक कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारे SQC चैप्टर के जितने भी MCQs थे मैंने सारे कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है इसके MCQs में स्टार्ट कर रही हूँ। सो अब ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ओके सो स्टार्ट करते प्रोबेबिलिटी के MCQ। द थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम डैश। प्रोबेबिलिटी की थियोरी कहाँ से एक्चुअली ओरिजिनेट हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है गैम्बलिंग। येस फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी की जो थियोरी है वो एक्चुअली गैम्बलिंग से स्टार्ट हुई थी, जिसे हम सट्टा भी बोलते हैं। तो एक्चुअली ये वहाँ से ही स्टार्ट हुआ था। गैम्बलिंग के गेम को प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। ओके इसे अगर आप समझोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी के लिए फ़िलहाल हम सिर्फ MCQ सॉल्व करते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम्पल स्पेस इज़ डैश। सैम्पल स्पेस कैसी होती है? फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है, या दोनों हो सकती है? मे बी इनफाइनाइट और फाइनाइट। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ये फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, MCQs में आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके नेक्स्ट, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दी हुई है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C दिया हुआ है। एग्जामिन वेदर A, B, C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव और नॉट। ये तीन प्रोबेबिलिटी दी हुई है, आपको चेक करना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है कि नहीं है। तो इसका म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसके लिए चीज़ आपको याद रखनी है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे दी है ना, ये 1, 2 और 3, इन तीनों का टोटल अगर 1 होता है तो यानी कि वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। ओके तो बस आपको यही चेक करना है कि इन तीनों का टोटल 1 है कि नहीं है। तो 0.5 प्लस 0.4 प्लस 0.2, इसका टोटल आएगा 1.1 एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1, है ना, यानी कि ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है। तो इसका आंसर आएगा नो। ओके अगर टोटल 1 होता तो हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। इस तरह के आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर म्यूचुअली एक्सॉस्टिव होता है ना तो फिर सारे इवेंट्स का टोटल 1 होना चाहिए। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। कॉइन को 3 बार टॉस किया है, तो आप चाहो ना तो आप पूरा सैम्पल स्पेस लिख सकते हो। आप जो टी फिर H आप करके 8 हमारे पास टोटल रिजल्ट मिलते हैं हमें इसके। तो आप चाहो तो वो सारे लिख के और फिर एटलीस्ट 1 हेड वाले वैसे निकाल सकते हो। लेकिन ये फ्रेंड्स मैं फिर से कहूँगी MCQ है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे यूज़ करनी है। हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पे। तो आपको बोला है कि एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए, 1 हेड तो आना ही चाहिए। ओके तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा सोचेंगे कि एक भी हेड नहीं आना चाहिए। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही इवेंट होता है। हमें पता है कि टोटल 8 इसके रिज़ल्ट निकल सकते हैं। सैम्पल स्पेस में आप टोटल 8 रिज़ल्ट निकाल सकते हो। और अगर एक भी बार हेड नहीं आया, यानी कि टी तीनों बार टेल आ गया, तो ये तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि तीनों बार टेल आ सकता है। तो 1/8 हो जाएगा कि तीनों बार हेड आया, सॉरी तीनों बार टेल आया, एक भी बार हेड नहीं आया। तो इसका उल्टा अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा ना एटलीस्ट 1 हेड, जिसमें एक तो बार हेड आएगा ही। तो इसका उल्टा अगर आप करोगे तो 1 माइनस 1/8 तो होगा 7/8। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 7/8 ऑप्शन सी। ओके थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इस तरह से सॉल्व करके फटाफट करना है। आप चाहो तो सैम्पल स्पेस पूरे लिख के और फिर एटलीस्ट 1 हेड वाला भी आप तरीका यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक यूज़ की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ A, B and C are mutually exclusive and exhaustive events, then find probability of A union B union C। यहाँ पे वापस से हमें बोला है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव भी है। सो हमें क्या फाइंड करना है, A यूनियन B यूनियन C की प्रोबेबिलिटी। अब
ए यूनियन बी यूनियन सी की फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इसकी पूरी फॉर्मूला होती है, हमें पता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। एक्सक्लूसिव जब भी इवेंट्स होता है ना, तब इंटरसेक्शन के टर्म्स हमेशा ज़ीरो होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट डाउन कर लेना इसे, कि जब भी एक्सक्लूसिव होता है तो इंटरसेक्शन हम करेंगे ना तो वो ज़ीरो होगा। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अगर एक्सक्लूसिव होता है तो इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या होती है, तो ज़ीरो करके आना तब। ओके, तो ये सारे देखो, ये वाला एक इंटरसेक्शन का पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन का है टर्म, ये भी इंटरसेक्शन का है, ये भी इंटरसेक्शन का है, यानी कि ये चारों जो टर्म्स है वो तो ज़ीरो ही हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये ए प्लस बी प्लस सी। तो एक हमने एक्सक्लूसिव पर से यूज़ कर लिया कि ये सारे टर्म ज़ीरो होंगे। दूसरा एग्जॉस्टिव भी बोला है हमें पता है कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स होता है तो सभी इवेंट्स का टोटल हमेशा 1 आएगा अगर एग्जॉस्टिव इवेंट्स है तो यहाँ पे एग्जॉस्टिव इवेंट्स है यानी कि इन तीनों का टोटल तो 1 आना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है तो ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा 1। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप टिक करके आइएगा आपसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो अभी तक हम सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक्सॉस्टिव को सॉल्व कर रहे थे, अब बोला है कि इंडिपेंडेंट है। आपको सबके लिए सारे रूल्स याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है और ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। देन फाइंड ए यूनियन बी। तो वापस से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की फॉर्मूला लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें बोला है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब जब भी इंडिपेंडेंट होता है ना फ्रेंड्स, तो जो इंटरसेक्शन होता है ना उसे आप इस तरह से लिख सकते हो। पहले मैं इसे एज इट इज़ लिख देती हूँ ए और बी को। तो इंटरसेक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो आप इसे ऐसा मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो दी भी नहीं थी, लेकिन बोला था कि इंडिपेंडेंट है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो। अगर बोला होता कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसे आप ज़ीरो ले लेते, ध्यान में रखना ये चीज़। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया हुआ है 0.4 प्लस यहाँ पे 0.5 माइनस इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 इंटू 0.5, तो ये 0.9 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 0.2, तो फाइनल आंसर आएगा 0.7। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी 0.7। ओके, नेक्स्ट, ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 थर्सडेज इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने में 5 थर्सडे आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लेकिन अब आपको ऐसे कोई भी महीने में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए ना कि 5 थर्सडे आएंगे या 5 वेडनेसडे आएंगे या 5 संडे आएंगे, कुछ भी पूछा जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। पहले तो देखना है कि मार्च में कितने डेज़ होते हैं टोटल। मार्च में 31 डेज़ होते हैं। ओके, उसमें से 7 डेज़ का हमारा एक वीक होता है, तो हमें पता है कि 28 डेज़ मिला के 4 वीक तो हो ही जाएंगे, यानी कि 4 वीक होंगे, यानी कि 4 थर्सडे तो पक्के आने वाले हैं। 5वां थर्सडे होगा या फिर नहीं होगा वो हमें फाइंड करना है। तो 31 डेज़ में से 28 डेज़ तो कंफर्म 4 थर्सडे आने वाले हैं, तो बचे कितने डेज़, 3 रिमेनिंग डेज़ बचे। तो 3 डेज़, ये जो 3 डेज़ बचे हैं इनमें से एक दिन थर्सडे होना चाहिए, ये हमें फाइंड करना है। तो 5 थर्सडे हो जाएंगे ना। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि वो 3 दिन कौन से पॉसिबल 3 दिन हो सकते हैं।
हम संडे से स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि वो 3 दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे हो सकता है कि वो दिन मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे हो सकता है कि वो ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे हो। देखो एक थर्सडे तो आ गया। हो सकता है कि वो वेनसडे, थर्सडे या फिर फ्राइडे हो सकता है कि वो थर्सडे, फ्राइडे या फिर सैटरडे हो। आपको 3 के इस तरह से ग्रुप बनाने हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे हो, या हो सकता है कि सैटरडे, संडे, मंडे हो। और वापस से हम बनाएंगे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे है ना। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। तो टोटल कितने वो 3 दिन कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पॉसिबिलिटीज़ है। उसमें से थर्सडे कितनी बार आ रहा है? 7 में से एक तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, यानी कि 7 में से 3 ऐसे पॉसिबल ग्रुप है जिसमें थर्सडे आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी थर्सडे की, यानी कि 3/7। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ हाफ दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन शुड अकर। क्या बोला है? ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव होता है तो इंटरसेक्शन क्या होता है? 0 होता है, ये आपको याद रखना है। और एटलीस्ट वन शुड अकर, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एटलीस्ट यानी कि ए यूनियन बी फाइंड करना है आपको। ओके, एटलीस्ट आता है तब यूनियन ही करना है, याद रखना है आपको। तो यूनियन की फॉर्मूला क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें बोला है कि एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है हाफ, बी की प्रोबेबिलिटी दी है 1/3 और ये तो 0 हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा 3 + 2/6, आंसर आएगा 5/6। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 5/6। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे पूछा है कि मैथमेटिकल डेफिनेशन जो होती है प्रोबेबिलिटी की, उसकी लिमिटेशन क्या क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा। सारी ही लिमिटेशन रखी है मैंने। ये क्वेश्चन भी मैंने सिर्फ इसीलिए रखा है कि ताकि आपको सारी लिमिटेशन पता चले क्या क्या होती है। एग्जाम में हो सकता है सारी की सारी पूछ ले, ऑल आर करेक्ट इस तरह से पूछ ले आपको, या फिर कोई एक ही पूछे इनमें से। तो आपको पता होना चाहिए। मैंने सिर्फ आपको रिवाइज कराने के लिए सारे पॉइंट्स रखे हैं लिमिटेशन के। पहला लिमिटेशन क्या है? इफ़ द टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस n इज़ नॉट नोन, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी फाउंड। यानी कि आपको टोटल नंबर नहीं पता है। देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से हम m/n करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। ये होती है हमारी फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी की। अगर यहाँ पे बोला है कि n हमारा पता ही नहीं है हमें, तो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पहली लिमिटेशन ये करेक्ट है। इफ़ द एग्जॉस्टिव केसेस आर इनफाइनाइट, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी फाउंड। यानी कि ये जो n है वो इनफाइनाइट है, तो अभी हम प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। इट कैन बी यूज व्हेन द केसेस आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली यानी कि जितने भी फेवरेबल आउटकम्स होते हैं ना हमारे, उन सब के आने की प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल होती है ना, तभी हम ये डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑल आर लिमिटेशन ये करेक्ट ऑप्शन है। आपको सारे याद रखने, एग्जाम में कोई एक भी पूछा जाएगा या 2, या फिर हो सकता है सारे ही पूछ लें। तो सिर्फ रिवाइज करने के लिए मैंने ये सारे पॉइंट्स रखे हैं। ओके, नाउ दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और फिर ये वीडियो एंड करेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्सियम ऑफ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के कौन से रूल्स? 3 रूल्स होते हैं मेन। मैंने फिर से वो तीनों ही रूल्स यहाँ रखे हैं। ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव ही आएगा। वो तीनों रूल्स आपको पता चले इसीलिए मैंने ये MCQ डाला है। हो सकता है एग्ज़ाम में कोई एक ही पूछा जाए या तीनों ही पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। पहला कि कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही होती है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी 0 से नीचे नहीं जाएगी, यानी कि नेगेटिव में नहीं जाएगी, और 1 से ऊपर भी नहीं जाएगी। अगर वो जा रही है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी रॉन्ग आई आपकी। ओके, तो 0 से 1 के बीच में होगी। फिर
प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस यानी कि सैम्पल स्पेस, सारे सैम्पल स्पेस में जितने भी इवेंट्स हैं सभी की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ओके, ये भी पॉइंट याद रखने जैसा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। उसके बाद नेक्स्ट, इफ़ A1 A2 एंड A3 इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट इवेंट्स, अगर ये सारे डिसजॉइंट इवेंट्स हैं यानी कि अलग अलग इवेंट्स हैं, तो इन सभी की प्रोबेबिलिटी जो है ना, मतलब इन सभी का अगर आप यूनियन करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी उनके आप अलग अलग लिख के भी फाइंड कर सकते हो। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ये भी एक रूल है मॉडर्न डेफिनेशन का। सो ऑल आर करेक्ट, सारे के सारे एग्जाम्स हैं मॉडर्न डेफिनेशन के। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे सारे MCQ सारे चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसके साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़, ताकि और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही ना किया हो तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के भी अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।